हेलो गोल्डन व्हीलर्स, कैसे हो आप सब बढ़िया। तो इस वीडियो में बात कर रहे होंगे सीजीपीए ब्लूप्रिंट के बारे में कि अगर आपको सीजीपीए एक अच्छा मेंटेन करना है तो मैं इस वीडियो में आपको टोटल 10 ऐसे क्रिटिकल पॉइंट बताऊंगा, 10 क्रिटिकल रूल्स बताऊंगा। अगर इनको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका सीजीपीए जो होगा वो एक अच्छा आप स्कोर कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। चाहे आप फाउंडेशन लेवल में हो या फिर डिप्लोमा लेवल में हो, ये सारे के सारे जो रूल्स हैं वो सब पे अप्लाई करता है। तो एक एक रूल्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आपका जो इंपॉर्टेंट डेडलाइन है, यानी कि जब आपके क्विजेस कब होने वाले हैं, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो। जो आपका क्विज वन होने वाला है वो होने वाला है 15 मार्च को, संडे के दिन। जो क्विज टू होगा वो 12 अप्रैल को होगा, और जो एंड टर्म एग्जाम है वो होने वाला है 10 मई को। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, तैयारी करना है। मैं इसलिए ये वीडियो लेके आ रहा हूँ कि जो 6 फरवरी से जो आपका नया टर्म है वो स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप अभी से स्टार्ट करते हो तो आप एक अच्छा सीजीपीए मेंटेन कर सकते हो। जो फर्स्ट रूल है आपका, ये कहता है कि अगर आप असाइनमेंट पे फोकस नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, अपने मार्क्स लूज करोगे। कैसे? जो पहले आपका ग्रेडेड असाइनमेंट होता था वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके डायरेक्टली नंबर्स मिल जाते थे आपके फाइनल एग्जाम्स में, ठीक है, वहाँ पे नंबर ऐड ऑन होता था। लेकिन अभी नए चेंज के अकॉर्डिंग क्या हो गया है कि जो ग्रेडेड असाइनमेंट का वेटेज है वो डायरेक्टली तो यहाँ पे जीरो हो गया है, क्योंकि अब इसके नंबर्स नहीं जुड़ने वाले हैं। अब क्या होगा, अब थोड़ा सा ये और इंपॉर्टेंट हो जा रहा है आपके नंबर सीजीपी के टर्म में कि अगर आपको अच्छा ग्रेड मेंटेन करना है तो आपको ग्रेडेड असाइनमेंट में फोकस करना होगा। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ कि डायरेक्टली आपके जो ग्रेडेड असाइनमेंट से 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो डायरेक्टली आपके क्विजेस और एंड टर्म एग्जाम में आने वाले हैं, तो आप इसको छोड़ नहीं सकते हो। तो फर्स्ट प्रोटोकॉल ये है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपको ग्रेडेड असाइनमेंट खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। कैसे क्वेश्चन आ सकते हो सकता है कि डायरेक्टली सेम टू डिट्टो आपके क्वेश्चन उठ के आ जाए, आपके ग्रेडेड असाइनमेंट से रिपीट हो जाए, या फिर थोड़ा बहुत उसके जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू है वो मॉडिफाइड करके क्या हो जाए, वो आपके क्विजेस में या फिर एंटम एग्जाम में पूछे जा सके। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको ग्रेडेड असाइनमेंट में ध्यान देना है। अगर आप कॉपी पेस्ट करते आ रहे हो तो उसको छोड़ दो, आप क्या करो, आप खुद से सॉल्व करो और उसको रिवाइज करते जाओ। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि काफ़ी बच्चे यहाँ पे मिस करते हैं। उनका जो फोकस होता है प्राइमरली वो फोकस करते हैं टफ सब्जेक्ट पे। अगर मैं फाउंडेशन की बात करूँ तो मैथ्स वन, मैथ्स टू, स्टैट्स वन, स्टैट्स टू पे फोकस करते हैं। लेकिन मीनवाइल क्या करते हैं, तो ऐसे सब्जेक्ट जिनको कम टाइम दे के आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, तो यहाँ पे बच्चे इनको कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि पूरा जो आपका ओवरऑल जो सीजीपीए बनता है वो एक सब्जेक्ट से डिसाइड नहीं होता है। वो आपके ओवरऑल जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उन पे डिसाइड करता है। अब सपोज करो कि अगर आपके टफ सब्जेक्ट में अगर किसी में आपका ए आ रहा है या फिर बी आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, इस पे तो फोकस कर ही रहे हो, तो इतना सपोज करो इतना आया। लेकिन ये क्या करेगा, ये आपके ओवरऑल सीजीपीए को डाउन कर देगा। तो इसको कंपनसेट करने के लिए जो आपके जो हल्के सब्जेक्ट हैं, कम डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, जैसे इंग्लिश सिटी हो गया, इन पे भी आप फोकस करो। तो इससे क्या होगा, अगर इनमें आप एस ग्रेड मेंटेन करके चलते हो तो ओवरऑल जो आपका सीजीपीए होगा वो मेंटेन होकर चला जाएगा, ठीक है। तो आपको इसको कंप्लीटली इग्नोर नहीं करना है। समझ में आगे आगे बढ़ते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आपको ये ध्यान रखना होगा, ये काफ़ी लोग गलती करते हैं। गलती क्या होता है कि जैसे आपका अभी से वीकली कंटेंट रिलीज होने वाला होगा। अब सपोज करो मैं 6 मानता हूँ, 6 फरवरी से आपका वीकली कंटेंट रिलीज हुआ, ये वीक वन का कंटेंट रिलीज हुआ। फिर बच्चे क्या करते हैं कि वो वेट करते हैं कि जो आपका फर्स्ट क्विज होने वाला है, क्विज वन फिर मार्च में होने वाला है, तो वो मार्च तक क्या करेंगे, वो पढ़ेंगे ही नहीं। जो सारा का सारा जो लेक्चर्स है, वीकली जो लेक्चर्स अपलोड हो रहा है उन पे फोकस ही नहीं करेंगे, वो छोड़ते जाएंगे। और जो क्विज से पहले 1-2 दिन पहले क्या करेंगे, वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आप देखो ये क्या हो रहा है, ये एक्यूमुलेट होता जा रहा है। आपका जो वीकली आपने छोड़ रखा हुआ है वो क्या होगा, पहले दिन अगर आप देखो ये छोटा सा आपको कवर करना था लेकिन आपने छोड़ दिया, फिर ये क्या होगा, ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट में आप देखोगे कि इतना सारा आपको क्या सिलेबस कवर करना होगा कि आप टोटली बर्न आउट हो जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरीके से मैं इसको कंप्लीट करूँ। तो इस वाले जो प्रॉब्लम से है, इस वाले माइंडसेट से आपको हटना पड़ेगा। और आपको करना क्या होगा कि जो वीकली कंटेंट आ रहा है उसी को वीकली कंप्लीट करो, ठीक है। जैसे वीक वन में आपका मान लो मैथ्स टू का कंटेंट रिलीज हुआ वीक वन का, तो आप उसको उसी टाइम में कवर करने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको डेली टारगेट सेट करना है कि जैसे आपको 10 घंटे पढ़ने हैं, ऐसा टाइम टेबल नहीं बना सकते हो। आप ऐसा कुछ कर सकते हो कि सपोज करो कि फर्स्ट वीक का जो कंटेंट है वो आपका रिलीज हुआ, ठीक है। वीक वन का कंटेंट रिलीज हुआ आपका 6 तारीख को, ठीक है। और मान लो इसका डेडलाइन कितना है, मान लो कि 13 तारीख तक डेडलाइन है इसका वीकली असाइनमेंट जमा करने का, ग्रेड असाइनमेंट जमा करने का। तो आप ऐसे डिसाइड करो ना, हर वीक को ऐसे प्लान करो कि किसी भी तरीके से मुझे कितना भी घंटा पढ़ने पड़े, घंटा पे फोकस ना करो कि कितने घंटे आपको पढ़ने हैं बैठ के। आप करो कि मैं डेली टारगेट सेट करो, ठीक है। मैं इतना, जैसे मान लो वीक वन में आपके 8 वीडियोज़ हैं, तो आप ऐसा टारगेट करो कि हर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो पर डे के हिसाब से, या फिर अगर चाहो तो आप एक ही दिन में पूरा का पूरा कवर कर लो, जिस तरीके से आपको करना है उस हिसाब से आप टारगेट्स करो, पर डे का टारगेट सेट करो कि मुझे इतना तो कंप्लीट करना ही है। और ओवरऑल क्या होना चाहिए कि आपको एक वीक में जो कंटेंट रिलीज हुआ वो उसी वीक में क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो इससे आप ऐसा अगर करते हो तो जो फाइनल एग्जाम होगा कुछ दिन के टाइम में आपको केवल रिवाइज करना होगा। आप बर्नआउट वाले जो फील्स है ना वो क्या कर सकते हो, बच सकते हो। तो आप अभी से फोकस करो। ये काफ़ी मैं इंपॉर्टेंट इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि ये काफ़ी बच्चे गलती करते हैं, वो छोड़ते जाते हैं और लास्ट में ज़्यादा कंटेंट हो जाता है,
ओवरलोड हो जाता है कंटेंट हो जाता है तो बर्नआउट फील होना जाहिर सी बात है। तो इस पे फोकस करो और नीचे कमेंट में आप लिख सकते हो कि हाँ, मैं आज से प्लेस लेता हूँ कि अभी देर नहीं हुई है, अभी तो स्टार्ट हो रहा है कोर्स, तो अभी से आप प्लेस ले लो कि मैं हर एक वीक का कंटेंट हर वीकली क्या करूँगा, कंप्लीट करूँगा। ठीक है, समझ में आया? तो आपको कमेंट में ड्रॉप करना है आपका प्लेस कि मैं वीकली कंटेंट कंप्लीट करने वाला हूँ। ठीक है, समझ में आ गया? फोर्थ जो रूल कहते हैं वो क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है। बच्चे क्या करते हैं कि सारा का सारा डिजिटल कोर्स है, सारा का सारा जो कोर्स है वो ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, जो नोट्स मिल रहे हैं वो भी आपको पीडीएफ में मिल जा रहे हैं। तो बच्चे उन्हीं पर रिलाई कर लेते हैं और वो हैंड रिटन नोट्स बनाना ही भूल जाते हैं। लेकिन आपको एक बात समझना होगा कि जो आप हाथ से लिखते हो ना, तो उसमें आप रिटेन काफ़ी ज़्यादा करते हो। रिटेंशन जो पावर होता है वो मैक्सिमम होता है जब आप खुद से लिखते हो, नोट्स बनाते हो। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे और आ जाती है कि जब हैंड रिटन नोट्स इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। अब सपोज करो कि आप क्विज देने जा रहे हो, ठीक है, क्विज 1 के लिए देने जा रहे हो और आपने 4 सब्जेक्ट ले रखे हुए हैं, जैसे सीटी आपने ले रखा हुआ है, फिर आपने मान के चलो इंग्लिश ले रखा हुआ है, फिर आपने मान लो कि मैथ्स रखा हुआ है, उस एग्ज़ाम को देना है, फिर आपने स्टैट्स रखा हुआ है। तो जब आपके ऐसे नोट्स आप देखोगे, जैसे आईआईटी मद्रास का जो खुद का नोट्स है, अगर उनको देखोगे, तो आप वो फुल फ्लेज वाले नोट्स होते हैं, आप एक दिन में सारा का सारा रिवाइज़ नहीं कर पाओगे। तो अगर आपके पास हैंड रिटन नोट्स, शॉर्ट नोट्स अगर रेडी हैं, तो आप एग्ज़ाम से पहले क्या कर सकते हो, रिवीज़न कर सकते हो। तो हैंड रिटन नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं कई सारे जो पॉडकास्ट था उनके साथ किया हूँ, जैसे जो आपके टॉपर्स रहे हैं, उनका भी ये होता है कि वो भी क्या करते हैं, वो अपना खुद का हैंड रिटन नोट्स प्रेफर करते हैं, जहाँ की दूसरे पीयर्स जो हो गए उनसे वो रेफरेंस लेते हैं, लेकिन उनके नोट्स को वो नहीं डिलीवर करते हैं, वो खुद के नोट्स बनाते हैं क्योंकि उनको रिवाइज करने में काफ़ी ईजी हो जाता है। ठीक है, एक लोगों से मैं ऐसे बात कर रहा था जिनका काफ़ी अच्छा, इसको 9.83 उनका सीजीपीए है। उन्होंने ये बोला कि जो वो नोट्स कैसे लेते थे, वो नोट्स लेने का तरीका उनका ये था कि सपोज करो कि एक नोट्स एक ऑलरेडी ले रखा हुआ है, लेकिन फिर से भी क्या करेंगे, दूसरी बार रिवाइज करें तो फिर से वो नोट्स लेंगे। इससे ये उनका कहना ये था कि जब आप लिखते हो ना, तो आप ज़्यादा मेमोराइज़ कर पाते हो, आपको याद कॉन्सेप्ट ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आप इस तरीके को अपनाना चाहते हो तो आप इसको अपना के देखो कि किस तरीके से आपसे काम करता है। अगर आपको आपके साथ भी अच्छा काम कर रहा है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, मल्टीपल टाइम लिख के मतलब पढ़ना, तो वो आप ज़्यादा देर रिटेन कर पाते हो। फिफ्थ रूल ये कहता है कि यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, उनको लगता है कि वो पढ़ रहे हैं, यानी कि वीडियोज़ देखना उनको लगता है कि वो पढ़ रहे हैं। लेकिन जो वीडियोज़ आप केवल देख रहे हो, तो अगर पैसिव वॉचिंग कर रहे हो, तो वो सही में वो काउंट नहीं होगा कि आप पढ़े या नहीं पढ़े। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ? सपोज करो कि मैथ्स का लेक्चर चल रहा है और आप आई के लेक्चर हो या फिर यूट्यूब पे किसी के वन शॉट हो या कुछ भी देख रहे हो, तो आप केवल पैसिव वॉचिंग कर रहे हो, तो उसका दिमाग में कुछ नहीं, 1% 2% भी अगर मान लो कि एंटर कर रहा है, लेकिन जब आप उसको रिकॉल करना चाहोगे तो आपसे कुछ सॉल्व क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक्टिव सॉल्विंग करनी पड़ेगी। ठीक है, आप एक बार वीडियोज़ देखो, उसके बाद जो भी एक्टिविटी क्वेश्चन है उनको मैनुअली सॉल्व करो, जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं, जो रिपीट हो रहे हैं, जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है, उनको आप सॉल्व करो खुद से। और अगर आप मिस्टेक कर रहे हो कुछ भी, तो उसको एनालाइज करो। तो ये होता है एक्टिव सॉल्विंग। केवल आप वीडियोस देख के आप सोचो कि पूरा का पूरा सिलेबस कर लोगे, तो वो नहीं होने वाला है। ठीक है, आप वीडियोस देखो, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको खुद से प्रैक्टिस करना होगा। एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल यहाँ पे और देता हूँ। होता क्या है कि जब आप फाइनल आपने कुछ पढ़ा नहीं है डायरेक्टली, पढ़ने का मतलब केवल आपने वीडियोज़ देख रखा हुआ है। तो मैथ्स में क्या होता है कि आप जब वीडियोज़ देखते हो, तो आपको वहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये तो काफ़ी ईजी कॉन्सेप्ट है, ये तो हो जाएगा। लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो ना, जैसे सपोज़ करो कि आप हो और ये एग्ज़ाम देने के लिए गए क्विज़ 1, और फिर सेम क्वेश्चन यहाँ पे अगर आएगा ना, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो देख के समझना वो अलग पॉइंट है, और खुद में सॉल्व करना, आपको हर एक स्टेप आपको याद ही नहीं होगा कि इस स्टेप के बाद मुझे क्या करना है। तो ये तब आएगा दिमाग में, तब क्लिक होगा जब आप क्या करोगे, एक्टिव सॉल्विंग करोगे। आप वीडियोज़ भी देख रहे हो साथ में साथ, और खुद की प्रैक्टिस भी कर रहे हो, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, खासकर स्टैट्स और मैथ्स को लेके। तो आप पैसिव वॉचिंग ना करो, आप एक्टिव सॉल्विंग करो। समझ में आ गया? इसको भी इग्नोर नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है पीवाईक्यू से लेके एक मिथ। अभी क्या हो रहा है, अब आईआईटी मद्रास वाले भी बेवकूफ़ तो है नहीं, उनका भी क्या होता है, वो पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। पहले होता क्या था कि केवल पीवाईक्यू क्वेश्चन लगा लो, आप पास हो जाओगे। तो इसमें क्या होता है, पहले ये वर्क करता था क्योंकि पीवाईक्यू के रिसोर्सेज नहीं थे उतने। ठीक है, लेकिन अब क्या है, पीवाईक्यू के रिसोर्सेज मिल जा रहे हैं। तो अब इन्होंने आईआईटी मद्रास ने क्या किया है, जो इसका एग्जाम पैटर्न है, जैसे क्विज 1 हो गया या एनटेम एग्जाम हो गया, पहले वहाँ पे डायरेक्टली पीवाईक्यू क्वेश्चन से आपका काम बन जाता था। अब लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली पीवाईक्यू क्वेश्चन से सॉल्व करने से आपको नहीं होगा। अगर आपके थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप नहीं पास कर पाओगे। आप देखोगे मैथ्स 2 का स्टेटस, उसीलिए यहाँ पे जो पासिंग जो नंबर से कैंडिडेट है, वो काफ़ी कम होता है। क्योंकि यहाँ पे पिछली बार के टर्म की बात को मैंने एनालाइज खुद से किया था, पूरा क्वेश्चन पेपर, तो उसमें ये देखा गया कि पीवाईक्यू क्वेश्चन तो आ रहे हैं, लेकिन अगर आपके थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको नहीं सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, पीवाईक्यू को कैसे करना है, तो पीवाईक्यू को आपको मस्ट पेयर्ड करना है लॉजिक एंड डेफिनेशन के साथ। अब इसको समझ करो कि ये जो सर्कल है, ये डिनोट करता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, और फिर साथ ही साथ ये सर्कल है आपकी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग को करना है। ठीक है, आप थ्योरी को भी फोकस करोगे, तो दोनों को जब आप एक बार मिक्स करोगे ना, आप इससे पैटर्न देखें और थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग आपने लगाया, फिर जो ये वाला होगा ना पॉइंट, यहाँ पे जो इंटरसेक्शन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप पीवाईक्यू को यूज करो, लेकिन थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग को इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो उसको दोनों को पेयर करके चलना पड़ेगा। पीवाईक्यू 2-3 जो टर्म है उनके पीवाईक्यू करो, और साथ ही साथ जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं उनको भी पढ़ते जाओ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कहता है कि सब लोग
जो ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, उस पे तो हो जाता है उनका। लेकिन एक जो की पॉइंट है वो मिस कर देते हैं। वो पॉइंट होता है एमएसक्यू क्वेश्चन। यहाँ पे काफ़ी बच्चे, यहाँ तक कि टॉपर्स भी क्या करते हैं इसमें, इसमें वो स्ट्रगल करते हैं एमएसक्यू क्वेश्चन में। वहीं पे इनके नंबर्स कम हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है? देखो, आप इसको इग्नोर नहीं करो। यहाँ पे होता है क्या, एमएसक्यू का मतलब यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन जो हो सकते हैं वो राइट हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको चेक होती है, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या स्ट्रेटजी लगा सकते हो, आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो। और आपको ये समझना होगा कि जो ऑप्शन है वो गलत क्यों है। अगर आप ये समझ पाते हो तो क्या कर सकते हो, आप ऑप्शन एलिमिनेट करके राइट आंसर तक पहुंच सकते हो। तो यहाँ पे भी आपको कॉन्सेप्ट और जो थ्योरी वाली पोर्सन है, मैं यहाँ पे एक चीज़ और सजेस्ट करूंगा। अगर मैं खासकर मैथ्स 2 पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि मैथ्स 2 में काफ़ी जो रिजल्ट होता है वो लो होता है। तो मैथ्स 2 में आप क्वेश्चन तो देखते ही रहो, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, जैसे न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन हो गए। लेकिन यहाँ पे आपको क्या देखना है ना, थ्योरी वाले भी क्वेश्चन से आते हैं। और एमएसक्यू में क्या होता है, ज़्यादातर थ्योरी वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक, कुछ पॉइंट्स पूछते हैं। तो वो थ्योरी वाले पोर्शन याद कर लो जो कि आपको हेल्प करेंगे एमएसक्यू क्वेश्चन में। समझ में आ गया? तो एमएसक्यू को आपको छोड़ना नहीं, यहाँ पे खुद से प्रैक्टिस करके जाओ एमएसक्यू क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। अगला जो रूल है, 8th रूल जो ये कहता है, ये रूल है आपके जो पाइथन प्रोग्रामिंग है या फिर प्रोग्रामिंग रिलेटेड जो स्टफ है जहाँ पे ओपीपी एग्जाम्स होते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, बच्चे प्रैक्टिस तो करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस ना कर रहे हैं वो, आपको क्वेश्चन है वो आप प्रैक्टिस कर रहे हो। लेकिन गलती यहाँ पे हो रहा है कि वो टाइम के साथ प्रैक्टिस नहीं करते हैं। लेकिन जब आप ओपीपी एग्जाम देने जाते हो ना, आपको इन्फिनाइट टाइम नहीं मिलता है कि आप जब तक सॉल्व करना है वैसे सॉल्व करके चले जाओ। जैसे आपका ग्रेडेड असाइनमेंट वैसे नहीं होता है ओपीपी एग्जाम, इसमें टाइम लिमिट होता है। तो बच्चे गलती यहाँ पे करते हैं कि वो बिना टाइम लिमिट के प्रैक्टिस करते हैं। अब जब आप एग्जाम में, जब एक्चुअल एग्जाम में बैठते हो और ओपीपी एग्जाम सॉल्व करते हो, तो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो टाइमर होता है वो चलता रहता है, वो कम होता रहता है। तो ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली प्रेशर क्रिएट करता है कि हाँ, कम टाइम लिमिट है और मुझे 3 क्वेश्चन सॉल्व करने, 4 क्वेश्चन सॉल्व करने। तो आप क्या करो, जब आप घर पे, अगर आपके कोर्सेज आपने ये ले रखे हुए जो प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चन है, तो आप घर पे क्या करो, आप टाइमर के साथ प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, प्रैक्टिस क्या कर सकते हो आप, जो पीवाई की, जो पिछले वाले पीवाई की जो ओपीपी हुए हैं, या फिर जो आपको डैशबोर्ड में दिखेगा जो पिछले टर्म में आपके पीवाई क्वेश्चन पूछे गए, या फिर जो एक्टिविटी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करो, ठीक है, और वो भी टाइम के साथ। तो अगर ये ऐसे प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपको काफ़ी ओपीपी में काफ़ी आसान मिलेगा। आपको पता चल जाएगा कि सपोज करो कि कोई हार्ड क्वेश्चन है वो आपको नहीं आ रहा है, तो आप उसको स्विच करके दूसरे पे जा सकते हो, फिर तीसरे पे जा सकते हो। यानी कि ये स्विच करना भी काफ़ी मतलब एक अच्छा तरीका हो सकता है। क्योंकि मान लो कि अगर आप एक क्वेश्चन पे स्टक हो गए और आपने पूरा का पूरा टाइम यहीं पे खराब कर दिया, तो आप दोनों क्वेश्चन के लिए तो आपका टाइम मिला ही नहीं। तो ये क्वेश्चन आप कहाँ से समझोगे, यानी ये पैटर्न कैसे आप सीखोगे, जब आप एक्चुअल रियल टाइम में प्रैक्टिस करोगे। आपको ये इग्नोर नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको रियल एग्जाम ड्यूरेशन में सिमुलेट करना है और खुद को मतलब ट्रेन करना है ओपीपी के लिए। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रोटोकॉल वो ये है कि ये आपका रूल ये सिखाता है कि क्यों सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, बच्चे ये करते हैं कि वो फाउंडेशन को काफ़ी टाइटली लेते हैं। वो सोचते हैं कि चलो ठीक है, पास करने के लिए पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे आप भूल कर रहे हो, क्योंकि जो फाउंडेशन सब्जेक्ट है ना वो प्री रिक्विजिट है, ये आपके हर्डल्स नहीं है। जब आप डिप्लोमा लेवल में जाओगे, जब डिग्री में जाओगे, तो कहीं ना कहीं जो ये मैथ्स हो गए, स्टैट्स हो गया, पाइथन हो गया, ये बैकबोन की तरह काम करेंगे। जब आप मशीन लर्निंग पढ़ोगे, वहाँ पे मैथ्स की रिक्वायरमेंट होगी। मशीन लर्निंग फाउंडेशन हो गया, मशीन लर्निंग प्रैक्टिस हो गया, वहाँ पे मैथ्स और स्टैट्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब मैं पाइथन की बात करूँ या फिर सीटी की बात करूँ, तो ऐसा नहीं है केवल आपको फाउंडेशन में ही आपको काम करना है, फिर आगे जाओगे डिप्लोमा में तो इसका यूज़ नहीं आएगा। देखो, पाइथन में आप जब आप डीएसए पढ़ोगे तो पाइथन का यूज़ वहाँ पे आएगा। जब आप मैड 1 मैड 2 प्रोजेक्ट करोगे तो वहाँ पे भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे होगे। सीटी लॉजिक होल्डिंग में काम करेगा। तो अगर आप इनको केवल एक हर्डल की तरह लेके चल रहे हो और इसको इग्नोर करते हो, केवल पास करने के लिए पढ़ रहे हो, तो वो आप क्या करो, काफ़ी मिस्टेक कर सकते हो। जब इंटर्नशिप में जाओगे, डिप्लोमा में जाओगे, तो ये इनका यूज़ होगा। अगर आपने इस पे फोकस नहीं किया तो आप कहीं ना कहीं डिप्लोमा में क्या करोगे, अब आपको डिप्लोमा में फिर से बेसिक्स नहीं पढ़ाया जाएगा, वो थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट होगा। तो आप इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर रहेगी तो आप यहाँ पे एक्सेल कर पाओगे। आगे समझ में, तो आप इनको इग्नोर ना करो। आप यहाँ से मोटिवेशन बनाओ कि फाउंडेशन को एक अच्छा बिल्ड करना है, क्योंकि ये आपके प्रीरिक्विजिट है। और अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा तो बिल्डिंग काफ़ी अच्छी बनेगी। तो ये फोकस करके आपको चलना है। लास्ट पॉइंट, 10th जो रूल ये कहता है, और यहाँ पे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, जैसे टर्म 1 हो गया जिसमें आपका क्विज 1 होता है, फिर आपका इसमें क्विज 2 होता है, और आपके टर्म 1 में बोलो या फिर क्विज 1 और एंड टर्म को ले, मैं टर्म 1 हटा देता हूँ, ठीक है, और ये एंड टर्म होता है, ठीक है। तो आपको एंड टर्म एग्जाम देने के लिए क्विज 1 और क्विज 2 में से क्या होता है, कोई ना कोई एक में क्या करना होता है, आपको अपीयर होना रहता है, फिर आप एंड टर्म के लिए एलिजिबल होते हो। ये ऐसा जरूरी नहीं कि आपको एक ही में होना है। जब आप इसका फाइनल जो ग्रेडिंग वाले डॉक्यूमेंट है, फाइनल कैसे नंबर कैलकुलेट होता है, वहाँ पे जब आप देखोगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि क्विज 1, क्विज 2 और एंड टर्म के भी क्या होते हैं, कुछ परसेंटेज डिसाइडेड है। तो बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि क्विज 1 दे दिया, क्विज 2 को छोड़ दिया। तो अगर आप ऐसा करते हो, अगर क्विज 1 में भी आपके अच्छे नंबर आए, चलो ठीक है, अच्छा खासा नंबर भी आ भी गया, 60-70% अगर स्कोर भी कर भी पाए, तो भी आपका जो फाइनल एग्जाम होगा वो दोनों के बेस पे अगर कैलकुलेट करोगे तो उतना अच्छा नहीं होगा। अगर आप ऐसा एक बंदे से कंपेयर करो जिसने क्विज 1 भी दिया और क्विज 2 भी दिया और एंड टर्म एग्जाम भी दिया, तो उसके नंबर्स काफी अच्छे हो सकते हैं अगर उन्होंने दोनों में अच्छा स्कोर किया। तो आप क्विज 1 और क्विज 2 में से कोई ये ऑप्शन में लेके नहीं चलो, आप दोनों क्विजेस को दो। तो ये काफी मतलब जो फाइनल जो आपका नंबर आएगा वो काफी अच्छा होगा। एक पॉइंट और, जब आप क्विज 1 के लिए तैयारी कर रहे होते हो तो इसमें जो वीक 1 से लेके वीक 4 तक के सिलेबस पूछा जाता है, इसमें आपका 5 से 8 होता है,
और यहाँ पे क्या होता है, ये 1 से लेके 12 तक होता है और ये जो 9th 10 से जो 12 होता है इसका प्राइमरी फोकस किया जाता है। लेकिन जो इन टर्म का जो सिलेबस है वो 1 से लेके 12 तक है। तो अगर सपोज़ करो कि आप किसी भी क्विज़ की अगर प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, किसी के क्विज़ को छोड़ने के चक्कर में हो, तो सपोज़ करो मैं कोई बच्चा है जो क्विज़ 2 छोड़ना चाहता है, तो उसने क्विज़ 1 के लिए 1 और 4 अच्छे से प्रिपेयर किया और वो ये छोड़ रहा है। तो ये छोड़ने का मतलब कि जो आपका प्रिपरेशन है वो 5 से लेके 8th वाला जो आपका वीक है उसमें आपने नहीं किया। लेकिन आप जब एंड टर्म देने जाओगे ना, वहाँ पे वीक 1 से लेके वीक 12 तक पूछा जाएगा। जब आप यहाँ पे प्रिपेयर ही नहीं किए हो, तो ये ज़ाहिर-सी बात है ये आपका अच्छा नहीं होगा, अगर आप इसमें अच्छा परफ़ॉर्म करना भी चाहो तो। नहीं तो अगर आपको प्रिपेयर करना होगा फिर से, तो फिर से ज़्यादा एफर्ट देना होगा, अगर आपको 1 से लेके 12 तक कवर करना है। लेकिन जब आप हर एक क्विज़ेज़ के लिए सीरियसली प्रिपेयर करते हो, क्विज़ 1 के लिए आपने वीक 1 से लेके वीक 4 तक प्रिपेयर कर लिया, क्विज़ 2 के लिए वीक से 5 से 8 तक प्रिपेयर कर लिया, तो जब आप एंड टर्म के लिए प्रिपेयर करोगे ना, तो काफ़ी आपके लिए ईज़ी हो जाएगा क्योंकि आपका पहले से 1 से लेके 8 तक प्रिपेयर्ड है। तो आप इसको लाइटली में ना लो, हर एक क्विज़ इंपॉर्टेंट है और हर एक क्विज़ को आपको अटेम्प्ट करना है। आगे चल में तो ये आपके टॉप 10 रूल्स हैं जिनको आपको अप्लाई करना है। अभी कोई देर नहीं हुआ है तो आपको पैनिक नहीं करना है, प्रोक्रेस्टिनेट करना नहीं है और कंप्लीटली आपको इग्नोर नहीं करना है बेसिक को। तो मैं यही कहूँगा कि आप आराम से प्रिपेयर करो और अभी बेस्ट टाइम है आपको प्रिपेयर करने के लिए। अभी से कंटेंट रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा, तो आपको डेफिनिटली आज से प्रिपेयर करना शुरू करो। जो आपका कंटेंट है वो अभी से रिलीज़ होना शुरू हो गया 4th फ़ेब से, या फिर हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली 6th फ़ेब से क्या हो जाए, सारे कंटेंट रिलीज़ होना शुरू हो जाएँ। तो आप तो डेफिनिटली कमेंट में ये कमेंट करो कि मैं मतलब प्लेज़ लेता हूँ कि हर एक वीक का क्या करूँगा, मैं कंटेंट सीरियसली पढ़ूँगा और उसको कंप्लीट करूँगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।